चलिए हम लोग CRPF HCM यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इसकी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो चलिए प्रैक्टिस सेशन में कहीं भी रुकावट नहीं है, जिसकी वजह से हम रोज़ अपलोड कर रहे हैं वीडियो को, और हर एक चीज़ का हर एक सेट का आपको हम सॉल्यूशन करा देंगे। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने जा रही है मैथ और रीजनिंग में। तो चलिए हम अभी मैथ का सीरीज लेकर के आए हैं, केवल मैथ का ही सॉल्यूशन हो पा रहा है। सेट 1 हो चुका है, प्रीवियस वीडियो अपलोड देख लीजिएगा। अगर नहीं पता होगा तो आपके इस वीडियो के लिंक हम उसमें दे देंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने अगले सेट यानी कि सेट नंबर 2 का, जो हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे 13वां क्वेश्चन से। आज ये इसी वीडियो में ये पूरा का पूरा सेट भी खत्म हो जाएगा मैथ का। तो अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे 3rd सेट में। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 भाग, पूरा काम नहीं 1/4 भाग क्या कितने दिनों में कर रहा है? 32 दिनों में। तो पूछ रहा है कि रोहित पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 1/4 भाग। अगर आप मानते हैं कि पूरा काम अगर 1 है, पूरा काम कितना है? 1 है, तो काम का 1/4, तो यानी कि 1 का 1/4 कितना होगा? 1/4 होगा। अब यहाँ देखिएगा कि 1/4 काम करने में कितना दिन का समय लगा रहा है? 32 दिन का, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है। तो पूरा काम कहने का मतलब कि कितने काम का वैल्यू आपसे पूछ रहा है? 1 काम का वैल्यू। तो 1 का वैल्यू कैसे निकालिएगा? बराबर के इस साइड और उस साइड क्या होता है? क्रॉस गुना हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 32 गुने 4, तो 32 गुने 4 कितना हो जाएगा जी? 4 दूना 8, 4 तिया 12, यानी कि 128 दिन आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, बस इसको ओरली आप कर सकते थे कि 1/4 हिस्सा अगर 32 दिन में कर रहा है तो पूरा काम यानी कि एक काम कितने दिनों में करेगा? तो 32 गुना 4, 128 दिन। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हम लोग आगे की ओर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फिर से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का यानी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में बना चुके हैं, पिछले सेट में भी देख चुके हैं आप लोग, या फिर हो सकता है इसी सेट में ये दूसरा क्वेश्चन हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 7 वर्षों में 8 गुना, तो कितने वर्षों में इतना गुना, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा आपको एक ही तरीका बताए थे कि क्या करना है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 7 वर्षों में कितना गुना? 8 गुना हो जाता है, ठीक है। और कितने गुना के बारे में पूछ रहा है? 4096 गुना। अब यहाँ पे थोड़ा सा पावर आपको याद करना था, कितने वर्षों में हो जाएगा, यानी ये वाला टाइम आपसे पूछा जा रहा था। इसको बनाने का तरीका यही था कि 4096 गुना के बारे में पूछा, तो 4096 को जो पहले वाला दिया था कि 8 गुना हो जाता है, तो 8 के बेस के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि 8 का बेस कहने का मतलब कि 8 आपका ये हो जाएगा, और 8 का पावर हम कितना लिखेंगे कि 4096 हो जाएगा। यानी 4096 को हम 8 के फॉर्म में, 8 के पावर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ध्यान दीजिए 8 का क्यूब होता है कितना? 512। अब एक बार देखिएगा, अगर 512 को हम फिर से 8 से गुना कर दें, ये तो 8 का क्यूब हो गया, और एक बार और 8 से गुना करेंगे तो 8 का पावर कितना होगा? 4। अब गुना करके देख लीजिए, 12 8 96, 8 5 40, आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब है कि 4096 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 का पावर 4। बस इसको जैसे आप पावर के रूप में लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जो भी पावर आएगा वो इस टाइम के साथ गुना हो जाएगा, यानी 7 साल के साथ गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितने वर्षों में हो जाएगा 4096 गुना? तो 7 गुना 8, यानी कि 8 नहीं 4, इसका पावर 4 है। तो 7 गुना 4 कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। ये आपका सही आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं, पिछली वीडियो को भी आप लोग देखे होंगे, तो आपको ये बन जाना चाहिए क्वेश्चन। अब देखिए पिछली वीडियो यानी कि कहने का मतलब है कि जिस टाइप का आप क्वेश्चन बना चुके हैं, यानी हम सॉल्व करवा दिए हुए हैं, तो उसको कम से कम प्रैक्टिस में रखिए ताकि आपको अगले सेट में दिक्कत ना आए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा होगा 15 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, बहुत मजेदार क्वेश्चन है जो कि एवरेज का है, और आप लोग इस क्वेश्चन को इतना लंबा चौड़ा देख करके डर मत जाइएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंडों में उड़ेगा ये क्वेश्चन। बस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए शहर ए की, देखिए कोई टाउन है ए, टाउन का नाम क्या दिया हुआ है? ए, और इसमें साप्ताहिक वर्षा का औसत आपको दे रखा है, यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो पहले 2 दिनों के लिए औसत वर्षा कितना है? 105 mm। तो 2 दिन के लिए है औसत कितना है? 105। तो टोटल कितना हो जाएगा? 105 गुना 2। बताए थे एवरेज इंटू नंबर कीजिएगा तो दोनों का योग निकल जाएगा। तो ये कितना होगा? 210 mm, ठीक है। अच्छा, उसी शहर के लिए देखिए क्या कह रहा है कि अगले 3 दिनों के लिए कितना औसत है? 84 है। तो ये जो 84 वर्षा होगा ये अगले 3 दिनों के लिए होगी। तो यहाँ पे गुना कर लेंगे तो यहाँ पे सम कितना निकल के आ जाएगा? 3 चौका 12, 3 8 24 और 1 25, यानी कि 252।
और फिर अगले 2 दिन के लिए फिर क्या कर रहा है, तथा अंतिम 2 दिनों के लिए 49 है। तो 2 दिन रहेगा, जितना दिन रहेगा उससे गुना कर देंगे औसत में, यानी कि ये हो जाएगा 98। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 2 दिन ये हुआ, 3 दिन ये हुआ 5 दिन, और 2 दिन ये 7 दिन, यानी कि एक सप्ताह के 7 दिनों का औसत वर्षा आपको दे रखा था। तो इसका हम सम निकाल लिए हैं। तो इसका सम कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा। 9 5 14 और 1 15, 15 और 1 16, बचेगा 1 2 2 4 और 1 5, यानी कि उस शहर के लिए उस सप्ताह में कितने mm बारिश हुआ, 560 mm बारिश हुआ। अब कह रहा है कि शहर जो बी है, शहर बी है, इसका कुल वर्षा आपको दे रखा है। यहाँ पे औसत नहीं दिया है, टोटल ये काउंट करके ही दे दिया है आपका, जो हम यहाँ पे काउंट करके लाए हैं शहर बी के लिए वो टोटल दे ही दिए हुआ है। तो शहर बी के लिए कितना वर्षा हो रहा है, 455 mm बारिश हो रही है। अब कह रहा है कि तो दोनों शहर मिलाकर औसत दैनिक वर्षा कितनी होगी, बस आपका क्वेश्चन बन चुका है। तो दोनों शहर मिलाकर के कुल वर्षा कितनी हो गया, तो दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 6 5 11, बचेगा 1 5 4 9 और 1 10, यानी कि 1015 mm बारिश हुआ है दोनों शहर को मिला करके। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि दैनिक वर्षा क्या होगी। दैनिक का मतलब होता है, ये तो साप्ताहिक निकला था, तो सप्ताह वाला जो निकलेगा उसमें हम क्या करेंगे, एक सप्ताह में 7 दिन होता है तो 7 से भाग कर लेंगे। यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, बचेगा 3 और 1 31 हो जाएगा, यानी कि 7 चौका 28 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 और 5 यानी 35, 7 बचे 35। आपका आंसर आ चुका है 145 mm दैनिक वर्षा होगी। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि शहर ए के लिए औसत 2 दिनों का औसत पहले दे रखा था 155, तो 155 में 2 दिन था, गुना कर लिए 210, 84 था 3 दिन के लिए था 252, 49 था 2 दिन के लिए था 98। तो इस शहर ए में कुल वर्षा कितना हुआ एक सप्ताह में, 560, और बी का दे ही दिए हुआ है टोटल करके कि शहर बी में कितना कुल वर्षा हुआ कि 755। एक सप्ताह में शहर ए में इतना, एक सप्ताह में शहर बी में इतना, यानी कि उसी दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल वर्षा कितना हो जाएगा, 1015 mm हो जाएगा। अब यहाँ पे दैनिक पूछ रहा था आपसे, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसके कारण हम लोग क्या किए कि 7 से इसको भाग कर लिए, तो दैनिक आपका निकल के आ गया 145 mm वर्षा हुई है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है और उसे बेचने पर कितना प्रतिशत की हानि हो रही है, 32% का, तो बताइए कि कितना में बिक जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये सोचना है कि 1240 का सामान है, ठीक है, आपका ये 100% होता है, क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%, और जब आप उसको बेच रहे हैं तो 32% का लॉस लग रहा है, यानी कि वो सामान बिकेगा कितना परसेंट पर, 100 में से 32% घटा लेंगे, यानी कि 68% पर सामान बिक जाएगा। या 1240 में आप खरीद के लाए, 68% पर सामान बिका, तो कितना में बिक जाएगा, 1240 का 68% निकाल लेंगे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको गुना करने में दिक्कत होगा, ये देख लीजिएगा, 124 को हम 68 से गुना करेंगे, तो हमको क्या करना है, पहले हम इसको 68 को हम 100 से गुना करेंगे, ठीक है, 24 से हम बाद में करेंगे। 68 को 100 से गुना करना आसान हो जाता है, 6800 आ जाएगा। अभी इसमें और बाकी है, क्या बाकी है, तो 68 को 24 से गुना करना, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे 68 को 24 से गुना करके कि कितना आ रहा है। अब इसको देखिए 2-3 लाइन में मत बनाइएगा, यहाँ पे शॉर्ट भी तरीका है मल्टीप्लीकेशन का कि 8 चौका 32 का 2 बचेगा 3, फिर अब इसको गुना करेंगे और इसको, तो 8 6 चौका 24 और 8 दूना 16 जोड़ेंगे तो 40, 40 और 3 43, बचेगा कितना 4। अब फिर इसको गुना कर लेंगे तो 6 दूना 12 और 4 कितना होता है 16, यानी कि ये आपका आ जाएगा 1632 अभी और होगा। तो आपका हो कितना जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8432, ठीक है, 8432 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि अभी बट्टा में 10 बाकी है, ये तो हम सिर्फ इस दोनों को गुना करके लिखे हैं, अभी इसमें 10 बाकी है, 10 से भाग करना, तो 10 से भाग करना आसान हो जाता है, सीधा एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा राइट साइड से, यानी कि 843.2, यानी यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इतना में सामान आपका बिक जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसी को निकालने का बहुत सारा तरीका होता है कि जितना जल्दी आप कर सकते हैं वो आप देख लीजिए, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको एक तरीका ये इस तरीका से भी आप इसको कर सकते थे। यहाँ ध्यान दीजिए कि 1240 का कितना परसेंट निकालना है, 68% निकालना है। अगर परसेंटेज हमसे पढ़े होंगे तब आप लोगों को पता होगा कि इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, आसान बनाने के लिए ब्रेक कर लेते हैं, 2 3 4 5 पार्ट में तोड़ लेते हैं। तो अब देखिए 68% को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 50% प्लस 10% प्लस 5% प्लस 3%, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये आपको सिर्फ माइंड में करना था।
68% अगर हमको निकालना है किसी संख्या का तो हम क्या कर सकते हैं, पहले 50% निकाल लेंगे, 10% निकाल लेंगे, 5%, 50, 10, 60, 5, 65 और 3 68% हो जाएगा। तो देखिए 50% का मतलब होता है सीधे सीधे आधा, तो संख्या 1240 है, इसका आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 620। 10% निकलता है बहुत आसानी से, राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी 124.0 का मतलब 124 रुपया हो गया। अब देखिए 5% निकालना है, तो अगर 10% 124 है तो इसका आधा कर देंगे तो 5% निकल जाएगा, यानी कि 62। अब दिक्कत फंसेगा आपको 3% निकालने में। 3% का निकालने के लिए अगर 1% निकाल करके हम क्या कर दें, 3 से गुना कर देंगे तो वो 3% निकल जाएगा। तो 1% निकालने के लिए जो संख्या दिया हुआ रहता है उसमें हम राइट साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए ये 12.4 हो गया, तो 12.4 1% का वैल्यू है। 3% निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, यानी कि सीधे सीधे 124 को हम 3 से गुना कर देंगे तो 372 आ जाएगा, यानी कि 37.2। अब बस आपको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम जोड़ेंगे किस तरीके से, 620 और 124 कितना हो जाएगा, तो 744 हो जाएगा। 62 और 37 99 होता है, पॉइंट में 2। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, पॉइंट 2 उधर हो जाएगा, 9 4 13, 9 4 13 और 1 14, 7 और 1 8, यानी कि यहाँ से भी आपका यही आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज निकालने का बहुत सारा तरीका होता है, आपको जिस तरीका से अच्छा लगे उस तरीका से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन का डिमांड बस यही था कि आपको 1240 का 68% निकाल करके बता देना था, आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। और हाँ दोस्तों, इस आपसे एक अपील भी है कि हमारा जो पहले वाला चैनल था सक्सेस वर्ल्ड, वो चैनल अब आपका बंद हो चुका है, उस पर वीडियो नहीं आएगा। अब जो भी आपका नया वीडियो आएगा, रेगुलर अपडेट होगा, वो इसी चैनल पे आएगा, सक्सेस वर्ल्ड 2.0 करके। तो अभी नया चैनल है, 2-3 दिन पहले चैनल क्रिएट हुआ है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ग्रो कराएं, आपकी जिम्मेदारी है, और सिलेक्शन आपको दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस चैनल को शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी फिलहाल थोड़ा सा स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगा, उस पर तो कुछ सब्सक्राइबर हो भी चुके थे, लेकिन इस चैनल पर अभी नया है तो अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है और व्यूज़ भी बहुत कम आ रहा है। तो व्यूज़ जितना बढ़ेगा उतना ही मजा आएगा हमको वीडियो अपडेट करने में, अपलोड करने में, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका एलसीएम और एचसीएफ का जो हम लोगों ने पीछे वाला वीडियो में बना चुका है, पिछली वीडियो में कर चुका हूँ, यानी कि सेट 1 में हम इस टाइप का क्वेश्चन सेम टू सेम कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे आप लोग तो वहाँ पे प्लीज़ जाकर के देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम जल्दी में करने की कोशिश करते हैं कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम 75 है और एचसीएफ 5 है। तो अब आपको एक चीज़ और दे रखा है कि उनका अंतर कितना दे रखा है, 10। तो आपको हम एक चीज़ बताए हुए थे कि जब एचसीएफ दे रखे, अगर दिया हो कितना है 5, तो इससे हम संख्या बना सकते हैं 5a और 5b, ठीक है। 5 का ही मल्टीपल यानी एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है दोनों का दोनों संख्या। अब ये हम यहाँ पे देखेंगे कि एक चीज़ आप जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो उसी संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो एलसीएम कितना है 75। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से ये गया 15 बार में, ठीक है। a गुना b आपका आ गया कितना 15। अब यहाँ से पॉसिबिलिटी हम लोग निकालते हैं कि a हो सकता है 1 होगा तो b कितना होगा 15, a अगर 3 होगा तो b कितना होगा 5। अब इसके आगे जैसे आप बढ़िएगा तो 5 और 3 आ जाएगा, यानी रिपीटेशन वाला हम लोग नहीं काउंट करते हैं, रिपीटेशन को हम लोग नहीं लेते हैं। अब यही 2 पॉसिबल पेयर आ रहा है, तो हम जब इस वाले पेयर से हम संख्या बनाएंगे, यानी a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 15, तो हम संख्या क्या था मेरा 5a और 5b था, तो इससे हम संख्या बनाएंगे 5 इंटू a करेंगे, यानी 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा 5, दूसरा आएगा b करेंगे तो 15, यानी कि संख्या कितना आ गया आपका पास 5 और 75। यहाँ पर एक लाइन आपका और दे रखा था कि उनका अंतर, यानी कि संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो आपका संख्या बन के आया है क्या अंतर 10 है, नहीं है। तो जब नहीं रहेगा तो ई वाला पेयर पॉसिबल नहीं होगा। अब आपके पास एक ही बच गया हुआ है, यहाँ से आप संख्या बना सकते हैं। तो जब a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 5 रहेगा तो संख्या क्या बनेगा 5 इंटू 3 फर्स्ट नंबर यानी कि 15 और 5 गुने 5 दूसरा नंबर कितना 25। अब यहाँ पे आपका कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगा कि इस दोनों संख्या का अंतर कितना है 10 के बराबर है। इस दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा 75 आएगा, इस दोनों का एचसीएफ निकालिएगा तो 5 आएगा, यानी कि आपके पास कंफर्म पता चल गया कि जो संख्या के बारे में कह रहा था क्वेश्चन वो संख्या क्या क्या है 15 और 25 है। अब इस दोनों का योगफल पूछ रहा था तो दोनों को जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर सी। यही क्वेश्चन था दोस्तों, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये एलसीएम और एचसीएफ का। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को देखिएगा और ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है
कि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना डेंजर काम है, एक बिल्डिंग को गिराना है और बिल्डिंग को जैसे क्या बोलते हैं बम लगा करके नहीं उड़ा देना है, यहाँ पे मजदूर के द्वारा उसको क्या करना है, बिल्डिंग को गिराना है। तो कितने दिन लग रहा है, 32 दिन लग रहा है। कितने मजदूर को, 16 मजदूर को। और कितने दिन प्रति घंटा काम कर रहा है, 8 घंटा। अब आपसे पूछ रहा है कि यदि 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे काम करेंगे तो कितने दिन में उसी इमारत को गिरा पाएंगे। यानी कि काम दोनों जगह क्या है, समान है, तो काम का कोई टेंशन नहीं है। अब इसको करते क्या है हम लोग, किस तरीके से बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, तो MDH फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, M1 D1 और H1 बट्टा में होता है W1 और इधर हो जाएगा M2 D2 और H2। MDH मसाला याद रखे रहिएगा, बहुत पहले चलता था, आज भी चलता है MDH मसाला, शायद आप लोग के घर में यूज भी होता होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग MDH फार्मूला का यूज करेंगे। इसमें M फॉर मैन होता है यानी मजदूरों की संख्या, D फॉर डेज होता है कि कितने दिन में खत्म कर रहा है, H फॉर आवर्स होता है यानी कि कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, और W फॉर वर्क होता है कि कितना काम कर रहा है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, पहले दे रखा है 16 मजदूर 8 घंटे काम करके 32 दिन काम कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए 16 मजदूर, ठीक है, मैन कितना दिन में, 32 दिन में कितने घंटे काम कर रहा है, 8 घंटा, ठीक है। तो काम क्या हो रहा है, एक ही काम है, काम नहीं भी लिखेंगे फिर भी काम चलेगा, एक काम है यानी एक इमारत को गिरा देना है। इधर क्या है, तो M2 यानी कि अगले बार में मजदूर की संख्या कितना हो गया, तो 24 हो गया, इंटू D2 यानी कि पूछ रहा है, यही चीज आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन में, तो D2 को हम D ही रहने देंगे, चाहे D2 ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आवर्स का मतलब क्या है कि कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है, तो यहाँ पे देख लेंगे कि 12 घंटे प्रतिदिन, यानी कि यहाँ पे 12 से गुना, और काम इधर भी सेम है, यानी एक ही काम को करना है, एक ही बिल्डिंग को गिराना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से उधर काट लेंगे, ऊपर से ऊपर वाला, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 8 से कट जाएगा, 8 या 24, फिर यहाँ पे काटेंगे, जिससे देखिए किससे कटेगा, 4 से ये कटेगा 4 बार में, 4 से ये कटेगा 3 बार में, ठीक है। अब तो कोई कटने वाला नहीं है, इधर 3 और 3 9 हो जाएगा, चलिए नहीं है कोई चीज कटने वाला, तो हमारे पास D2 का जो फॉर्मूला आएगा वो D2 क्या बन के आएगा, D2 को 1 से करेंगे तो 1 D2 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, इसको करते हैं हम लोग 1 से, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 32 को 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है, 128, और ये वाला बट्टा में चला जाएगा, तो 3 तिहाई 9, यहाँ पे आपको निकल के आ गया कि कितने दिन लगेंगे, तो 128 बट्टा 9 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। बस MDH फॉर्मूला का यूज करना है, नंबर ऑफ मैन, डेज और आवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों साइड वही चीज रखेंगे, एक कोई आपका नहीं दिया हुआ रहेगा, कैलकुलेट कर लेंगे तो वही चीज आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखिए बार बार बोल रहे हैं कि मेंसुरेशन यानी कि 2D और 3D फिगर से, 2D से तो बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन 3D फिगर शंकु और बेलन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है नहीं, हर सेट में आपको मिलेगा और एग्जाम्स में भी देखने को मिलेगा। तो कम से कम शंकु बेलन इस सब चीज का आप लोग फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा दिमाग पे। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु है, इसका आयतन जो होगा वो उस क्या किसके बराबर है, तो एक बेलन के आयतन के बराबर है। किसी शंकु का आयतन किसी बेलन के आयतन के बराबर है। तो अब देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और ये बराबर है किसके, तो बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे कि शंकु और बेलन दो अलग अलग फिगर होगा, तो यहाँ पे भी आर आ रहा है, यहाँ पे भी आर आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों आर कभी सेम नहीं होगा। तो इस आर को हम लोग क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये बड़ा वाला आर है, ये शंकु का त्रिज्या होगा आर, और ये छोटा वाला आर बेलन का त्रिज्या होगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए 1/3 आर, ठीक है, h यानी कि ये शंकु वाला है, तो शंकु का ऊंचाई आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि कितना है, शंकु का ऊंचाई दे रखा है कितना, 16, तो इसके जगह पर गुना में क्या कर लेंगे हम लोग, 16 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए आर स्क्वायर, अब ये बेलन का है तो बेलन का त्रिज्या कितना कहा, यहाँ पे देख लीजिए कि बेलन का आधार का व्यास कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, तो जब व्यास 20 है तो त्रिज्या कितना होगा, आधा होगा 10, आर का स्क्वायर है तो 2/10, और इस बेलन का ऊंचाई कितना दे रखा है, यहाँ पे कह रहा है कि लंबवृत्तीय बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, तो इधर क्या रख लिए 48। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इस साइड से इस साइड कट जाएगा आपका 16 या 48।
अब यहाँ देखिएगा ये r है, बट्टा में 3 है, तो बट्टा में 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं कि 10 गुने 10 कितना होता है 100, 100 गुने 3 कितना हो गया 300, और ये 3 को गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 900। सॉरी यहाँ पे आर स्क्वायर था तो ये भी आपका आर स्क्वायर ही आएगा। अब बताइए आप ही कि जब आर स्क्वायर बराबर 900 है तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 900। तो रूट 900 का वैल्यू कितना होता है 30, यानी कि आपको पता चल गया कि शंकु का त्रिज्या कितना होगा 30 होगा। बड़ा आर आने का मतलब कि ये शंकु का है और ये आपका किस चीज का है, बेलन का है। तो आपसे किसका पूछ रहा है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, यानी कि शंकु का ऊंचाई अगर 16 सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा, शंकु का व्यास पूछा। आप जानते हैं कि त्रिज्या अगर शंकु का 30 है तो व्यास उसका क्या होता है, यानी डायमीटर जो होगा वो क्या होगा 2 इंटू आर। तो 30 गुना 2 कर लेंगे, आपका आंसर आ चुका है 60 सेंटीमीटर उस शंकु का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आसानी से इजीली खत्म हो रहा है। और आप लोग को फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। आप लोग बोलिएगा तो पीडीएफ हम इसको फॉर्मूला का दे सकते हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों के साथ अपना ये वीडियो शेयर करते रहिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल हमारा जल्दी से जल्दी ग्रो करवाइए ताकि हम और भी ज़्यादा सुविधा के साथ यहाँ पे आपको वीडियो दे सके। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि हर सेट में हम बीसी क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं। देखिए 5 क्वेश्चन आपका पाई चार्ट का होगा और ग्राफ वगैरह का होगा, तो वो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आप चैनल मोनेटाइज करवा दे रहे हैं, हमारा ग्रो करवा रहे हैं, तो हम आपको स्मार्ट बोर्ड के साथ यानी डिजिटल बोर्ड के साथ हम आपको क्लास लेंगे। तो यहाँ पे दिक्कत होती है कि हमको पूरा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ का क्वेश्चन बहुत ही आसान सा आता है, बहुत ही कम लेवल का क्वेश्चन आता है। तो 5 क्वेश्चन आपका हर सेट में आपको वहां से मिलेगा, परसेंटेज से, रेशियो से और एवरेज, यही 3 चीज उस ग्राफ से आपका रिलेटेड पूछा जाएगा। तो एक दिन हम उस पर भी कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हर वीडियो में वो हर सेट का वो चीज लेकर के आना 5 क्वेश्चन पॉसिबल नहीं लग रहा है मेरे लिए। तो चलिए हम बीसी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस सेट का भी आखिरी क्वेश्चन होगा। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेट नंबर 3 यानी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो सीआरपीएफ का प्रैक्टिस सेट है उसका प्लेटफॉर्म सेट नंबर 3 का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जब भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन रहेगा तो जहां प्लस रहेगा उसके बाद आप लोग पार्ट वाइज यानी पार्टीशन कर लीजिएगा। ये एक बॉक्स में आ जाएगा, ये एक बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग सॉल्व करेंगे ना तो जल्दी कर पाएंगे। चलिए अब इसमें हमको क्या दिख रहा है कि पहले का काम होता है, का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 भागे 5/4 है, तो भाग जब गुना में चेंज होगा तो फिर से ये वाला पलट जाएगा यानी 4/5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 गुना 4/5, ये कट करके फाइनली कितना दे दिया ये वाला बॉक्स 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए भाग जब गुना में चेंज होता है तो ये क्या हो जाएगा 9/100 यानी बस सीधे पलट जाता है। तो 9 जब 100 हो जाएगा तो इसको कर लेंगे हम 20/25 100 3 तिहाई 9 यानी ये हो जाएगा 3/5। ये वाला बॉक्स कितना दिया आपको 3/5। दोनों के बीच में प्लस का साइन था तो इसको हम लोग सिर्फ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए 5 चुका 20 और 3 23, 23/5 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सीरीज भी अच्छा लग रहा है, ये प्रैक्टिस सेशन भी अच्छा लग रहा है और आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। हर एक सेट को, हर एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व भी कर रहे हैं मेरे साथ साथ। तो सिर्फ देखिए, सिर्फ वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं होने जा रहा है, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है हर एक सेट का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।